Hello and welcome to our YouTube channel. My name is Abhishek Arora and I am your faculty for CSET. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम जो टेल वर्ड्स की हमारी सीरीज कवर कर रहे हैं उसमें हम इम्प्लीकेशन बेस्ड पैसेजेस जो है वो देखेंगे और इम्प्लीकेशन क्या होता है इसका मेन रिवीजन हम करेंगे। अभी तक की हमारी इस लेक्चर सीरीज में जो सबसे पहला मेरा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने जो सीसेट का जो इंट्रोडक्शन होता है प्लस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो इंट्रोडक्शन होता है प्लस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से पैसेजेस से डील करने के जो यूनिवर्सल रूल्स होते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किए थे। और साथ में एक्सक्यूज मी और साथ में जो है मैंने जो टेल वर्ड्स जो होते हैं अगले वीडियो में मैंने सारे के सारे टेल वर्ड्स डिस्कस किए थे। और उसके बाद जो है टेल वर्ड्स में अजम्पशन इन्फ्रेंस और इम्प्लीकेशन बेस्ड अजम्पशन और इन्फ्रेंस बेस्ड पैसेजेस हमने सॉल्व किए थे और आज हम इम्प्लीकेशन बेस्ड पैसेजेस सॉल्व करेंगे। तो मुद्दे की बात यह है कि भाई इम्प्लीकेशन बेस्ड पैसेजेस देखिए उससे पहले हम एक मिनी रिवीजन कर लेते हैं जो कि टेल वर्ड्स वाले वीडियो में मैंने करवाया हुआ है कि जो इम्प्लीकेशन क्या होता है। अब इम्प्लीकेशन या इम्प्लाइड इसका जो हिंदी अर्थ हम देखते हैं तो वो होता है निहितार्थ, अर्थात इस बात में कोई अर्थ निहित है, इस बात में कोई अर्थ छुपा है, अर्थात पैसेज में कोई एक बात जो छुपी होगी वो हमें पहचाननी है, अर्थात ऑथर क्या कहना चाह रहा है उसकी ओर इशारा होगा। अब इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। एग्जाम्पल दूं उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैं आपके पास आऊं और कहूं कि क्या आपको खाना बनाना आता है, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हाँ या ना में होगा। ठीक है, लेकिन क्या अभी मैं आपको खाना बनाने के लिए बोल रहा हूं? सीधी सी बात है, नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैं आपसे से पूछ रहा हूं कि क्या आपको खाना बनाना आता है, इसका आंसर हाँ या ना में होगा। ठीक है, लेकिन आप और मैं और हम कोई 10-15 लोग का ग्रुप है, कहीं हम लोग घूमने के लिए गए हैं या किसी जगह एकत्रित हुए हैं। उस जगह पर मैं आपके पास आता हूँ, आप पुरुष है स्त्री हैं जो भी है, मैं आपके पास आता हूँ और आपसे एक बात पूछता हूँ कि आपसे एक बात कहता हूँ कि देखो यहाँ जो हमारा पूरा ग्रुप है उस ग्रुप में सिर्फ एक यहाँ पे सभी भूखे हैं और यहाँ पे जो फूड इंग्रेडिएंट्स है, जो रॉ मटेरियल्स है, जो गैस सिलेंडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा और जो फूड इंग्रेडिएंट्स रॉ मटेरियल मैंने कहा जो होता है वो सब अवेलेबल है और एक तुम अकेले ही हो कि जिसको खाना बनाना आता है। और ऐसा बोलकर मैं चुप हो गया हूँ, अभी मैंने कुछ भी नहीं कहा है। कि अब मैं आपको खाना बनाने के लिए कह रहा हूँ? कुछ सोचिएगा फिर कहिएगा। सीधी सी बात है, मैं आपसे कह रहा हूँ लेकिन बिटवीन द लाइन्स, ओपनली नहीं कह रहा हूँ। लेकिन पहला क्वेश्चन जो था वो तो सिर्फ एक क्वेश्चन था कि आपको खाना बनाना आता है, हाँ या ना में उत्तर होता है। लेकिन यहाँ पे तो मैं आपकी ओर इशारा कर रहा हूँ, इस बात में एक अर्थ नहीं थे कि प्लीज खाना बनाओ। तो पहला पॉइंट ये था कि क्या आपको खाना बनाना आता है और दूसरा पॉइंट ये है कि अकेले तुम ही हो कि जिसको खाना बनाना आता है। और ये बोल के मैं चुप हो गया, अर्थात अब मैं आपको खाना बनाने के लिए कह रहा हूँ लेकिन ओपनली नहीं, बिटवीन द लाइन्स। इस बात में ये इंप्लाइड है कि भाई खाना बनाओ। अब आते हैं इम्प्लीकेशन का दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं आपसे ये, आपने गाना सुना होगा, चाहे गोरी हो या काली हो सीने से लगाने वाली हो, ये सॉन्ग आपने सुना है? तो इस सॉन्ग में दरअसल एक बात छुपी हुई है, एक अर्थ निहित है। वो बात यह है कि हमारे समाज में गोरे और काले का भेदभाव है, तभी तो ऐसा गाना गा रहा है ना। भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गोरी है या काली है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे समाज में तो गोरे और काले का भेदभाव है, ये हमें स्पष्ट हो जाता है। एक और एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर भाई मैं आपसे कहूं कि देखिए जिन लोगों ने भी शादी करने का निर्णय लिया है, ठीक है, ये बोल करके अभी आगे क्या बोलूंगा उसको हम भूल जाते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इतना बोला कि जिन लोगों ने भी शादी करने का निर्णय लिया है, इसका मतलब तो स्पष्ट है कि भाई इस बात में भी एक अर्थ छुपी है कि कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे होते होंगे जो शादी न करने का भी निर्णय लेते होंगे। अगर हर कोई शादी कर रहा होता तो मैं ये थोड़ी ना बोलता कि जिन लोगों ने शादी करने का निर्णय लिया है, यानी कुछ लोग ऐसे डेफिनेटली होते होंगे जो शादी न करने का भी निर्णय लेते होंगे। ठीक है, ये था तीसरा एग्जाम्पल। अब एक लास्ट एग्जाम्पल, जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो है वो बोलते हैं कि अरे अ, वो तो हमारे लिए लकी साबित हुए हैं, या किसी को लकी बोलते हैं। तो दरअसल इसमें भी एक अर्थ छुपा है, ये मैंने टेल वर्ड वाले में डिटेल में बताया हुआ है कि भाई इसका मतलब कि आप किसी को अनलकी भी बोलते हैं, तभी तो आप किसी को लकी बोल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आपने सुना होगा कि कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके जीवन में आया, पुरुष और स्त्री हो कोई भी हो, और उसके जीवन में आते ही आपके कुछ अच्छा होने लगा। ठीक है, तो हुआ ये कि आप बोलते अरे वो तो हमारे लिए लकी साबित हुए।
अब मेरा ये मानना है कि देखिए आपने ये बोल दिया है, अब भगवान ना करे कुछ उल्टा हो तो तब क्या आप ये बोलेंगे कि वो अनलकी साबित हुए हैं? तो मुद्दे की बात ये है कि हमें ना तो किसी को, मेरा मानना है हमें ना तो किसी को लकी बोलना चाहिए ना ही अनलकी। ऐसे ह्यूमन बींग वो कैसे हैं, उनके कर्म कैसे हैं, उसके आधार पर उन्हें देखना चाहिए। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि अगर आप किसी को लकी बोलते हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप किसी को अनलकी भी बोल सकते हैं, या उसमें लकी वर्ड में अनलकी वर्ड छुपा हुआ है। उदाहरण के तौर पे आप कहते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये निर्दोष है, इसका कोई दोष नहीं है। तो इसमें भी एक बात छुपी है कि आप दोष देना भी जानते हैं, या आप दोषी को दोषी बोलना जानते होंगे, भले आप उसके मुंह पे बोले या ना बोले, आप सही गलत का अंतर करना जानते हैं। तो ये तो एक मैंने आपको इम्प्लीकेशन वाली बात समझाई। अब इम्प्लीकेशन में जो यूपीएससी जिस तरह के पैसेजेस पूछता है उसमें आपको डील करने के तरीके क्या है, जो मैंने ऑब्जर्व किया अभी तक पैसेज में, इम्प्लीकेशन से डील करने के तरीके लगभग इन्फरेंस से डील करने के तरीके जैसे ही होते हैं। बस एक फर्क क्या होता है कि अगर कोई फ्यूचरिस्टिक एंगल दे के रखा है, जैसे कि या तो आपको पैसेज में कुछ करने के लिए कहा जा रहा हो सकता है, या तो कुछ न करने के लिए कहा जा रहा हो सकता है, या तो उस बात में कोई अर्थ छुपा होगा। जनरली इन्फ्रेंस प्लस फ्यूचरिस्टिक एंगल अगर आ जाता है तो वो इम्प्लीकेशन बनता है, और अगर फ्यूचरिस्टिक एंगल ना हो तो समझ लीजिए इन्फ्रेंस से डील करने के जो तरीके होते हैं लगभग वे मोटे मोटे तौर पर वैसे ही तरीके इम्प्लीकेशन से डील करने के होते हैं। अब बिना देर किए हम इम्प्लीकेशन वाले पैसेजेस स्टार्ट करते हैं। कुछ जो मोस्ट रिलेवेंट पैसेज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मैं आपको करवाऊंगा। पहला देखिए, मेरी अप्रोच क्या रहती है कि मैं आपको पहले तो पैसेज बताऊंगा इंग्लिश में और हिंदी में भी, और डिस्कस हम करेंगे इंग्लिश में ही। और यदि हिंदी माध्यम के छात्र चाहते हैं कि मैं हिंदी माध्यम के लिए अलग से वीडियोस बनाऊं तो मैं डेफिनेटली जो अलग से वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं हिंदी में ही सब पूरा डिस्कशन रखूंगा। अभी मैं पैसेज बोल तो हिंदी रहा हूँ लेकिन पैसेज डिस्कस कर रहा हूँ, इंग्लिश के पैसेज ही डिस्कस कर रहा हूँ। यदि आप चाहेंगे तो मैं हिंदी के वीडियोस भी बना दूंगा। अभी के लिए मैं चाहता हूँ आप पहले तो ये वीडियो को पॉज कीजिए और पैसेज खुद से पढ़िए। मैं इंग्लिश वाला और हिंदी वाला दोनों आपको दिखा देता हूँ। इंग्लिश वाला आप देख चुके, हिंदी वाला भी दिखा देता हूँ। ये हिंदी वाला पैसेज है, तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए। इंग्लिश वाला पढ़ना है इंग्लिश वाला पढ़िए, हिंदी वाला पढ़ना है तो हिंदी वाला पढ़िए। ऑप्शंस, अब मैं मान लेता हूं कि आपने वीडियो को पॉज किया और पैसेज खुद से अटेम्प्ट किया है और आपने अपना आंसर भी मन में सोच ही लिया होगा। तो बिना देर किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। चलिए, ये इम्प्लीकेशन बेस्ड पैसेजेस है जिसमें पहला पैसेज हम लेने जा रहे हैं, इन द इमीडिएट फ्यूचर। इमीडिएट फ्यूचर मतलब कि 5, 10, 15, 20 साल की बात हो रही है, 100, 200, 300, 400, 500 साल की नहीं, वो डिस्टेंट फ्यूचर होता है। वी विल सी इंक्रीजिंग कमोडिफिकेशन ऑफ मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज। अब देखिए, कमोडिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, कमोडिफिकेशन अर्थात वाणिज्यीकरण, ये तो हिंदी बता दिया, अर्थात मोनेटाइज करना, अर्थात पैसे कमाना। कई सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं उसका कमोडिफिकेशन बढ़ेगा, अर्थात उसको मॉनेटरी वैल्यूज, मॉनेटरी टर्म्स में काउंट कर लिया जाएगा और आपको वो प्रोडक्ट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे जिसका आपको उपयोग करने के लिए कोई शुल्क देना रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब कौन सी कमोडिफिकेशन किसका किसका होगा वो बताना शुरू कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, रोबोटिक्स। जब ये पैसेजेस आ रहे थे, ये जिस भी ईयर का पैसेज है, ये शायद 21, 22 ऐसा ही कुछ होगा, तो तब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना पॉपुलर नहीं था जितना कि अभी 2024 में होता जा रहा है, और आगे तो न जाने कितना होगा। ठीक है, रोबोटिक्स, 3D मैन्युफैक्चरिंग, कस्टम मेड बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, लीथल ऑटोनोमस वेपन्स एंड ड्राइवरलेस कार्स। ठीक है, तो जो ड्राइवरलेस कार्स है वो भी आप उसके बारे में सुनते होंगे। लीथल ऑटोनोमस वेपन्स है, और लीथल है यानी डेडली, और ऑटोनोमस वेपन्स, ये बोलने की जरूरत नहीं ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, कस्टम मेड बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, एंड 3D मैन्युफैक्चरिंग आप सुनते होंगे, 3D मैन्युफैक्चर करके कोई मकान बनाए गए, ऑफिस बनाई गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब न्यूज़ आई रही है। रोबोटिक्स तो हम सुनते आ रहे थे, साइंटिफिक फिक्शन से लेकर के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स तक तो हम ये सुनते आ रहे थे। मुद्दे की बात है, ये बता रहे हैं कि भाई फला फला टेक्नोलॉजी है, उसका कमोडिफिकेशन होगा। ये तो आपको मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूँ, एग्जाम में तो आपको सीधा पढ़ते चले जाना है, बस माइंड में क्लियर करना है। इमीडिएट फ्यूचर, कमोडिफिकेशन,
टेक्नोलॉजी, हाँ, यानी XYZ टेक्नोलॉजीज है, स्पीड स्पीड से आप पढ़े जा रहे हैं, पूरा नाम भी पढ़ने की कई बार मैं कहूँगा जरूरत नहीं, कीवर्ड से आपने स्कैन कर लिया तो उससे आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। दिस विल पोज कॉनंड्रम्स। अब कॉनंड्रम्स का मतलब यदि आपको नहीं पता चलता है, पता चलता है अच्छी बात है, हिंदी में देख लीजिए, एक पहेली जैसी स्थिति खड़ी कर देगा। क्या पहेली हो जाएगी भाई, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, कमोडिफिकेशन हो रहा है, तो क्या अच्छी बात है, जीवन आसान होगा। जीवन आसान होगा तो ये किस कॉनंड्रम या किस उलझन भरी स्थितियों की बात कर रहे हैं, अब हम उस पे आते हैं। द मोरल क्वेश्चन ऑफ हाउ अ ड्राइवरलेस कार विल डिसाइड बिटवीन hitting a jaywalker and swerving the damaging the and swerving and damaging the car has been debated। अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, जे वॉकर। अब जे वॉकर जो है, आपको नहीं समझ में आता तो आप हिंदी में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा कि नियम न मानने वाला पदातिक। अब इसका आसान भाषा में आप समझ ही जाएंगे हिंदी और इंग्लिश को देख करके कि कहा जा रहा है कि जो लोग ध्यान रखे बिना चलते हैं ना, कि जैसे फोन पे बात करते करते हाथ दिखा दिया, हाँ 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 ऐसे रोक रहे हैं आपको, उनका ध्यान ही नहीं और आप अचानक से ब्रेक मारते हैं। ऐसी कई सारी एडवर्टीजमेंट्स भी आपने कभी देखी होगी। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर कोई ड्राइवरलेस कार है, चलो आप ह्यूमन बीइंग है, आपने रोक दिया, ड्राइवरलेस कार है, अब उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से डिसीजन लेगी कि जे वॉकर को हिट करना है या नहीं, या किस एंगल तक में गाड़ी को मोड़ना है, कि सॉर्विंग द कार एंड डैमेजिंग द कार हैज ऑफन बीन डिबेटेड। द आंसर इज बोथ सिंपल, सेव ह्यूमन लाइफ, एंड कॉम्प्लेक्स। अब बोल रहे हैं कि आंसर दोनों है, सिंपल भी और कॉम्प्लेक्स भी। सिंपल इस तरह से है कि भी जो ड्राइवरलेस कार है उसको सबसे पहले तो भाई ह्यूमन लाइफ को ही प्रायोरिटाइज करना रहेगा, उस कार से भी पहले उसका मतलब ह्यूमन लाइफ को प्रायोरिटाइज करना रहेगा। चलिए ठीक है, तो बोल रहे हैं कि भी ये इतना सिंपल है कि भाई सबसे पहले तो ह्यूमन लाइफ को बचाओ, हमें ऐसी प्रोग्रामिंग कर देनी है। अब कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स किस तरह से है, एट विच एंगल शुड द कार स्वर्व। ओके, अब बोले कि कार जो है उसको किस एंगल तक में घूमना रहेगा, जस्ट इनफ टू सेव जे वॉकर फ्रॉम मोर देन इनफ और मोर देन इनफ, यानी कि भाई जस्ट सिर्फ उस जे वॉकर को बचाने जितना या उससे आगे का। इफ द ड्राइवरलेस कार इज इन डबलिन, अब बोल रहे हैं कि देखो अब रियल कहानी अब स्टार्ट हुई है कि भाई ड्राइवरलेस कार जो है कहाँ पे है, डबलिन में है, ठीक है। हु वुड टेक द डिसीजन, डिसीजन कौन लेगा, आयरिश गवर्नमेंट और कार्स ओरिजिनल कोड राइटर इन कैलिफोर्निया और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इन हैदराबाद। अब बोल रहे हैं कि देखो इतने सारे स्टेक होल्डर गिना दिए कि भाई कार जहां पर है, ठीक है, कि भाई वहां पे आयरिश गवर्नमेंट डिसीजन लेगी या फिर जो कोड राइटर है जिसने कोड लिखा है, कोडिंग जो आप सुनते आए हैं IT सेक्टर के लोगों के बारे में, तो जो कैलिफोर्निया में बैठा है वो डिसाइड करेगा, या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जो हैदराबाद में है जिसको मेंटेनेंस आउटसोर्स किया गया है वो डिसाइड करेगा। अब बात हो रही है, इफ डिफरेंट नेशनल जुरिडिक्शन हैव डिफरेंट फाइन प्रिंट्स ऑन प्राइवेटाइजिंग अ ह्यूमन लाइफ, हाउ विल इट अफेक्ट इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इंक्लूडिंग ट्रांसनेशनल वंस। अब बोल रहे हैं कि भाई जो अलग अलग जो भाई नेशनल जुरिस्डिक्शंस हैं वहाँ पर डिफरेंट फाइन प्रिंट होंगे भाई प्रायोरिटाइजिंग ह्यूमन लाइफ को लेकर के, तो इंश्योरेंस डिसीजन किस तरह से इफेक्ट होंगे इंक्लूडिंग ट्रांसनेशनल वंस। अभी लास्ट पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो मुझे याद है कि मैंने स्टूडेंट्स को पूछा कि भाई आप जो हैं, अगर मैंने जितनी जगहों पे पढ़ा है लगभग कोई ना कोई एक तो ऐसा बोलता ही है, मैंने कहा आप जो हैं अगर कहीं व्हीकल चला रहे हैं और सामने कोई अगर गड़बड़ से चलने वाला आ गया तो क्या आप करोगे, उड़ा दोगे। तो ज़्यादातर जो क्लास में कोई एटलीस्ट एक बच्चा तो बोल ही जाता है हाँ सर उड़ा देंगे, और सब बाकी सब हंसते हैं। तो फिर मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ, ये कॉमन एग्जाम्पल है जो मैंने लगभग हर जगह पे देना ही पड़ जाता है मुझे, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कभी एक ट्रेन चल रही थी तो वो अपने जो प्रॉपर जो ट्रैक होता है उससे उतरी, तो कमेटी बिठाई गई, तो कमेटी में बोला गया कि जो लोग थे उन्होंने ड्राइवर को बुलाया और पूछा कि ये तुमने क्या किया, ये कैसे हुआ एक्सीडेंट। तो ड्राइवर बोलता है सर जी मैं ट्रेन चला रहा था ना, तो सामने से ना मुझे एक आदमी दिखा। तो वो जो कमेटी में बैठा इंसान होता है वो भड़क जाता है कि भाई यहाँ एक इंसान की लाइफ की परवाह तूने की, और तेरे पीछे इतने जो ट्रेन में जो डब्बों में इतने सारे लोग थे तूने उनके जीवन की परवाह नहीं की, अरे उड़ा देता है उस एक आदमी को।
तो ड्राइवर क्या बोलता है कि सर जी मैं भी तो वही कर रहा था, मैं जैसे उसके नजदीक पहुंचा वो खेतों की ओर दौड़ा तो मैं भी उसके पीछे खेती की ओर चला गया। तो मुद्दे की बात यह है कि मैं कहता हूँ भाई मारना जरूरी नहीं है। आप लोग जो है भाई आप अपने हिसाब से टर्न करेंगे, ठीक है भाई, आपको लगता है जिस एंगल तक टर्न करना है आप टर्न करेंगे, चाहे कोई पर्सन जिसको लेकर आपको व्यक्तिगत तौर पे बहुत क्रोधी हो, कितनी खुन्नस क्यों ना हो, वो भी सामने आ जाए, और अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप उसको बचाने के लिए टर्न करेंगे, या एटलीस्ट खुद को बचाने के लिए, कल को कोई पंगे में ना फंस जाओ आप लोग। ठीक है। तो बात यह है कि भाई अब आते हैं, ये तो एक ह्यूमन बींग की मैंने बात की, अब आते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑटोक्रेटिक कंट्री, और एक होते हैं किम जोंग उन साहब। तो मुद्दे की बात यह है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहां पे तो सीधी सी बात है कि ह्यूमन लाइफ को बचाने की बात करेंगे, और जो ऑटोक्रेटिक कंट्री या किम जोंग उन साहब एक्सेट्रा, वहां पे तो ऐसा रहेगा कि भी किम जोंग उन जी की कार हो तो बोलेंगे भाई उड़ा दो इस आदमी को, क्यों मेरी ड्राइवरलेस कार्स ने मेरी कार क्यों बर्बाद की, अब उसमें वो किसको ढूंढ 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 के खत्म करेंगे। हाँ, तो मुद्दे की बात यह है कि जो ड्राइवरलेस कार्स है उसमें अलग अलग जुरिस्डिक्शन है, चलो किसी एक जगह पर बोला गया कि इंश्योरेंस जो है अप्रूव कर दिया, और किसी एक जगह पे इंश्योरेंस अप्रूव नहीं किया, तो ये सारे एंगल्स है, और इसी के बारे में पैसेज में डिस्कस किया जा रहा है कि भाई इतने सारे फ्रेमवर्क से जुड़े इश्यूज आकर के खड़े हो सकते हैं। तो पैसेज तो मेरा मानना है हमें समझ में आ चुका है, और मेरा रूल है कि रूल सबसे पहले तो पैसेज को रीड करो और अंडरस्टैंड करो, चाहे क्लास में कितना भी टाइम जाएगा, मैं एक एक पैसेज 10-10 मिनट लेके भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर क्लास में मैं स्लो गया तो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में फास्ट हो गए, और क्लास में अगर मैं फास्ट गया तो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में स्लो हो जाओगे, और मैं वो नहीं चाहता। ऑप्शंस देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग द रैशनल पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। सीधी सी बात है, हमको सीधा यही देखना है, ये तो मैं पूरा पढ़ के बता रहा हूँ। दैट कैन बी डिराइव फ्रॉम द गिवन पैसेज अबव। अब उसमें भी देखिए मैंने इतना पढ़ दिया, आपको सिर्फ इम्प्लीकेशन पढ़ना है और आइडिया लगा लेना है। ठीक है। अब देखिए पैसेज आपको चाहे पढ़ने में कितना भी अजीब लगा हो, सॉल्यूशन बड़ा आसान है, और एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन यहाँ बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। यह है कि पहला ही ऑप्शन आप देख लीजिए कि भाई टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री। अब देखिए मैंने स्टूडेंट को समझाता हूं कि कहीं पे भी आपको एनी, ओनली, ऑल दिखे, 99% केस में वो गलत होता है। 1% केस ऐसा होता है कि जहां पर वो सही भी हो सकता है, और 1% केस ऐसा होता है कि अगर पैसेज सपोर्ट कर रहा है तो क्या ये पैसेज इस एनी को सपोर्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। हमारे लिए समस्या ग्लोबलाइजेशन नहीं है, हमारे लिए समस्या क्या है? फ्रेमवर्क्स का अभाव, कि भाई प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है, मौजूद है। हु विल डिसाइड, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो यही पूछना चाह रहा है, इसमें यही बात छुपी हुई है, ये इंप्लाइड है। हु विल डिसाइड, पैसेज पढ़िएगा, पैसेज में आपको देखने को मिल जाएगा हु विल डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा। बुद्धि की बात है, टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इंटरेस्ट ऑफ द एनी कंट्री। अगर मान लो ये एनी शब्द यहाँ नहीं होता ना, तब भी गलत होगा, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन इश्यू नहीं है, इश्यू है लैक ऑफ फ्रेमवर्क। तो ये पहला गया। पहले के जाते हमें हमारा आंसर मिल चुका है 2, 3 एंड 5। हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। अगर मैं ये पैसेज को लेके तो मैं श्योर हूं कि मैं बाकी ऑप्शंस पढ़ने भी नहीं बैठता। ठीक है। ऐसा कोई पैसेज आता है तो मतलब ये है नहीं बैठो पढ़ने, आगे बढ़ जाओ। फिर भी अब मुझे एक्सप्लेन करना रहेगा कि अगर बाकी के में से जो सही है तो वो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर इंक्रीजिंगली ब्लरिंग द इकोनॉमिक बॉर्डर्स। अब ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं इसी की भी तो बात हो रही है ना। देखो ये है बॉर्डर एक कंट्री का, ये दूसरी कंट्री का है। अब ये जो पार्ट है अगर ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ इम्पैक्ट हो रहा है और यहाँ पे भी कुछ इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, पूरी तरह से सेपरेट बॉर्डर नहीं है, तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो चुका है यहाँ पर कि ये इम्पैक्ट डाल रहा है। तो बात हो रही कि भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर इंक्रीजिंगली ब्लरिंग इकोनॉमिक बॉर्डर्स। इकोनॉमिक मतलब क्या है? बॉर्डर्स भी कैसे? इकोनॉमिक बॉर्डर्स। हाँ, ये मैं थोड़ा फिर से पढ़ा तो मुझे लाइट हुई, और वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है मेरी क्लास में कि
इंश्योरेंस डिसीजंस आया ना, फ्रेमवर्क के कौन डिसाइड करेगा इंश्योरेंस क्लेम को, दूसरी सब बातों को, कितना डैमेज होना, कितना डैमेज नहीं होना, और डैमेज हुआ है तो कितना क्लेम करना, आ गया ना इंश्योरेंस पिक्चर में। और वर्ड भी देके ही रखा है, और भी बातें देके रखी है, तो मैंने आपको एक बेसिक से ही बता दिया। चलो ये सही हो गया। इनोवेशन एंड कैपिटल हैव इम्पिंज्ड ऑन द डोमेन ऑफ द स्टेट। एक सेकंड, तीसरे को छोड़ते हैं। जियोपॉलिटिक्स विल हैव टू रिकंसाइल टू मेनी एम्बिग्यूटीज एंड अनसर्टेनिटीज। चौथे को भी मैंने छोड़ा है, पांचवें पे आते हैं कि भाई जियोपॉलिटिक्स विल हैव टू रिकंसाइल टू मेनी एम्बिग्यूटीज एंड अनसर्टेनिटीज। भाई जितनी भी एम्बिग्यूटीज, अनिश्चितताएं एक्सेट्रा है, हमको उसको रिकंसाइल करना रहेगा, अर्थात उसको प्रॉपर वे में अलाइन करना रहेगा, सही डायरेक्शन में लाना रहेगा। उसी की तो पैसेज बात कर रहा है। मैंने कहा था कि हु विल डिसाइड, लैक ऑफ फ्रेमवर्क पे ही बात करना चाह रहे हैं कि भाई हमें जो एम्बिग्यूटीज है, अनसर्टेनिटीज है, उसको हटाना रहेगा। तो इसी से रिलेटेड तो बात चल रही है ना यहाँ पे। सही है। पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ओन सप्लाई चेन। सबसे बड़ी बात तो कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ चुका है, एवरी कंट्री, एवरी कंट्री, हर कंट्री, और बोल रहे हैं पब्लिक पॉलिसी ऑफ, चलो मान लो ये एवरी कंट्री नहीं भी होता तो भी ओन सप्लाई चेन्स। पैसेज क्या बोल रहा है कि हमें, पैसेज सप्लाई चेन पे फोकस्ड नहीं है, पैसेज बोल रहा है कि भाई हु विल डिसाइड, बेसिकली फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क और फ्रेमवर्क, इस एक के लिए हु विल डिसाइड में सब कुछ आ चुका है कि फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क और फ्रेमवर्क। तीसरा, इनोवेशन एंड कैपिटल हैव इम्पिंज्ड ऑन द डोमेन ऑफ द स्टेट। डेफिनेटली ये सारी समस्या वहीं पे आ गई ना कि भाई जो बॉर्डर्स ब्लर अगर हो रहे हैं तो चलो ये तो इकोनॉमिक बॉर्डर्स हो गए, बट बात ये आएगी ना कि भाई अलग अलग जुरिस्डिक्शन है, वहाँ अलग अलग कानून है, तो ह्यूमन लाइफ को सेव करने को लेकर, प्रायोरिटाइज करने को लेकर किस कंट्री में क्या कानून होगा, उसी की तो बात हो रही है कि भाई इनोवेशन जो हुआ और कैपिटल जो है उसने इम्पिंज्ड ऑन द डोमेन ऑफ द स्टेट। बात होगी कि भाई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नई टेक्नोलॉजी का कमोडिफिकेशन होगा। कैपिटल को मैंने अभी गोला बनाया, राउंड किया, कमोडिफिकेशन होगा, यही सारी बातें तो हो रही है पैसेज में। डेफिनेटली ट्रू है तीसरा। तो हमारा जो आंसर है 2, 3 एंड 5 ओनली, और अगर बाकी की गलत है तो क्यों गलत है हमने वो देख लिया। चलिए अब हम अगला पैसेज देखते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आप इंग्लिश वाला पैसेज भी देख रहे हैं, और हिंदी वाला जो लोग देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप ये पैसेज पढ़ चुके हैं। देखिए, अब मैं इसको डिस्कस करना शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने बताया कि इसमें इम्प्लाइड वाला पैसेज है, इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन था जो कि शायद इन्फ्रेंस या अजम्पशन वाला था, वो मैं यहाँ नहीं लेकर आया हूँ, जो इसी पैसेज पर पूछा गया था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक फ्लो चार्ट आपको बताऊं कि ये पहला जो सेंटेंस है ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए, उसमें हेल्प करेगा शायद आपकी। मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु फेल टू अक्यूमुलेट मनी सफिशिएंट फॉर देयर नीड्स आर जनरली इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स। बात हो रही है उन लोगों की जो मनी अक्यूमुलेट करने में सफल नहीं हो पाते हैं। कह रहे हैं वो दूसरों की, उनमें से ज्यादातर लोग जो है वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ कहाँ क्या कहा जा रहा है, जनरली क्या है, पीपल है। पीपल में दो तरह के लोग हैं, एक तो वो हैं जो मनी मैटर्स में डाउन है, और दूसरे वो है जो मनी मैटर्स में अप है, यानी कि अच्छा अर्न कर रहे हैं। दूसरे वो हैं जो इतना अच्छा अर्न नहीं करे। अब उसमें भी बोल रहे हैं जो मेजोरिटी जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों से, और जो माइनॉरिटी है वो सीधी सी बात है नहीं होते होंगे। तो बात अभी यहाँ किन लोगों की हो रही है, इन लोगों की, इनकी नहीं, इनकी मतलब स्पेसिफिकली पूरी तरह से नहीं इनकी, और इनकी भी नहीं, इनमें एक वर्ग की, जो इनमें एक वर्ग की। ठीक है, तो बात ये हो रही है इन लोगों की कि भाई जो मेजोरिटी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। ठीक है, ये बहुत इजी था, आप अपने माइंड में कर लेते, इतना फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कई बार लोग ऐसी छोटी छोटी जगहों पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने सोचा बना दूं।
दे परमिट द न्यूज पेपर्स एंड द गॉसिपिंग नेबर्स टू डू देयर थिंकिंग फॉर देम। अब किन की बात हो रही? इन लोगों की, कि ये अपने थिंकिंग किसको करने के लिए देते हैं? कि जो गॉसिपिंग नेबर्स हैं उन लोगों को, उनकी बातों में आ जाते हैं। और जो न्यूज़पेपर, यानी जैसे न्यूज़पेपर खोला, कोई ऐड देखी, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ देख ली, उसकी बातों में आ गए। आज के समय में जो मैसेजेस आते हैं, या जो आपने यूट्यूब वीडियोस देख ली, इंस्टाग्राम पे रील्स देख ली, उनकी बातों में आ गए। आगे बोल रहे हैं ओपिनियंस आर द चीपेस्ट कमोडिटीज ऑन अर्थ। नहीं, ओपिनियन ऐसा है ना कि चीपेस्ट कमोडिटी, यानी कि सबसे सबसे सस्ती कमोडिटी में आता है ओपिनियन। रास्ता चलता भी आपको ओपिनियन देकर जाएगा। रास्ता चलता आज से मतलब ये कि अननोन पर्सन, जिसको आप नहीं भी जानते, वो भी, जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो भी आकर के आपको ओपिनियन देकर जाएगा। एक जो कहते हैं ना, एक जोक जैसा था कि अ, एक पर्सन है, उससे कोई अपना स्कूटर, उसका स्कूटर मांग के गया। और जब वो स्कूटर लेके गया, उसके बाद आके बोलता है कि भाई तेरी गाड़ी सर्विस मांग रही है। अरे भाई, उसका स्कूटर लेके गया, उसे थैंक्स बोल है, लेकिन उसको ऊपर से ओपिनियन दे रहा है, सलाह दे रहा है कि तेरी गाड़ी सर्विस मांग रही है। तो ऐसा आता है, ऐसे लोगों से अनुरोध है कि कभी पेट्रोल पे डलवा दिया करो। ठीक है। तो बात हो रही है कि भाई ओपिनियंस आर द चीपेस्ट कमोडिटीज ऑन द अर्थ। रास्ता चलता भी आपको ओपिनियन देकर जाएगा। अर्थ हैज अ फ्लोक ऑफ ओपिनियंस रेडी टू बी विज्ड अपॉन एवरीवन। सॉरी, अर्थ बोल गया, हाँ, अर्थ पे कई सारे लोग हैं। एवरीवन हैज अ फ्लोक ऑफ ओपिनियंस रेडी टू बी विज्ड अपॉन बाय एनीवन हु विल एक्सेप्ट देम। तो यानी कि हर एक के पास ओपिनियंस है, बस वो तो चाहते हैं कि कोई ऐसा हमें मिल जाए जिसको हम अपना ओपिनियन दे सके। ठीक है। इफ यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ओपिनियंस व्हेन यू रीच डिसीजंस, यू विल नॉट सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग। यानी कि आप जो हैं, अगर किसी के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जब आप डिसीजन पे पहुंचते हैं, आप किसी भी अंडरटेकिंग में सफल नहीं होंगे। यहां पर यह बात कही गई है। तो इसमें इंप्लाइड क्या है? देर इज नो नीड टू अक्यूमुलेट मनी। ऑप्शन डी की ओर देखिए। भाई ऐसा कब कहा गया है? न डायरेक्टली न इनडायरेक्टली, बिटवीन द लाइंस, कहीं पे भी मुझे ये दिख नहीं रहा। मोस्ट ऑफ द पीपल, अब देखिए मैंने आपको फ्लो चार्ट क्यों बनाया, हाँ शायद यहीं पे भी काम आने वाला होगा, मुझे लगा शायद दूसरे क्वेश्चन में आ रहा होगा, मैंने बहुत टाइम से पैसे जब भी पढ़ा नहीं था। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट अक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स। अब ध्यान से देखिए, ये फ्लो चार्ट इसलिए बनाया गया है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट अक्यूमुलेट मनी फॉर द नीड्स। चलिए मान लीजिए ये पीपल है, ये 100 है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अगर ऐसे लोग जो अक्यूमुलेट कर लेते हैं मनी, वो 60 है, और जो मनी अक्यूमुलेट नहीं कर पाते उसको मैंने कर दिया 40। ठीक है। अब जो मनी अक्यूमुलेट नहीं कर पाते, उसमें लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाने वाले लोगों को मैं 30 कर देता हूँ, और अब जो माइनॉरिटी में, इनको 10 कर देता हूँ। 30 + 10 40 होता है, और 40 60 100 होता है। तो आप देखिए कि क्या मेजोरिटी लोग ऐसे पाएंगे आपको कि जो कहते हैं ना कि भाई वो अपनी मनी एक्यूमुलेट नहीं कर पाते हैं। हमें तो ऐसे दिख रहे हैं 60 है। अब एक दूसरा केस भी हो सकता है, ये 40 हो और ये 60 हो। जो मनी एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे वो 60 हो और वो 40 हो। ठीक है। और मान लो अगेन 30 ऐसे हो जो इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स हो। हाँ, मतलब आगे देखने की जरूरत ही नहीं, मुद्दे की बात यह है कि वो ज्यादा हो जाएंगे कि भाई फेल टू अक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स। ठीक है। तो बात ये हो रही है कि हम दोनों में से कौन सा केस होगा, हम कुछ भी दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। तो बात ये हुई कि पहला तो गलत हो गया, क्योंकि ये पीपल शब्द जो यूज पीपल के लिए नहीं किया जा रहा है। मेजोरिटी ऑफ पीपल हु फेल टू अक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स, उनकी बात हो रही है। समझ गए आप? तो पहला तो गलत हो गया, इसके लिए फ्लो चार्ट हेल्प कर गया समझने के लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर फेल टू अक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स। अभी देखो मैंने आपको बताया था, ये 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। इन दोनों में से क्या होगा? एक्सक्यूज मी, इन दोनों में से क्या होगा, हम कुछ भी दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। तो ये भी गलत हो गया। बच बचा के एक ही लाइन है जो कही जा सकती है, इंप्लाइड है कि देयर आर पीपल हु फेल टू accumulate money for their needs। ठीक है। तो ऑप्शन सी ही अकेला हमें इंप्लाइड मिला, बाकी तीन कैसे गलत साबित हुए आपने देख लीजिए, आपने देख ही लिया है। तो आई होप आपको इसके में कोई डाउट नहीं होगा। तो हम आगे हमारे अगले पैसेज की ओर बढ़ते हैं।
देखिए अब जो हमारा पैसेज है, अगेन मेरी वही अप्रोच है कि मैं आपको हिंदी में भी दिखाऊंगा। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि आपने वीडियो को पॉज किया है और इसको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, तो बेहतर, देखिए उसी में ही मजा है, नहीं तो आप क्यों सिर्फ वीडियो देखने में क्या है, क्योंकि आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि आप कहाँ गलत जा रहे थे। अगर आप खुद से अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको ये आइडिया ही नहीं आने वाला कि आप कहाँ गलत जा रहे थे, तो आप मुझे काउंटर करने की स्थिति में भी नहीं आएंगे, ना खुद को काउंटर करने की स्थिति में आएंगे। अगर आपको कुछ करेक्ट होता हुआ दिख रहा होगा तो आप बस, ऐसी कोई बार होता है ना कि आपने कोई चीज गलत की, उसके बाद आपके दिमाग में छप जाती है ताकि आगे से वो गलती ना हो। इन इंडिया ओवर द लास्ट डिकेड और सो, अब देखिए इंडिया के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। पैसेज में अगर दिया हो कि वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में क्या है हमें नहीं पता। अगर पैसेज में आगे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में कोई बात आती है तो हम उस बात को सीरियसली लेंगे, पर बात हो रही है अभी इंडिया के कंटेक्स्ट में। मैंने आपको ये दूसरे पैसेज से डील करने के तरीकों में सिखाया है कि अ, कोई बात अगर आउट ऑफ कंटेक्स्ट और इमेजिनरी हो तो उससे कैसे डील करना। अभी हम बात करें इन इंडिया ओवर द लास्ट डिकेड और सो, लेबर हैज बीन डिपार्टिंग एग्रीकल्चर, यानी लेबर जो है वो एग्रीकल्चर को छोड़ रहा है। यानी अच्छा खासा वर्ग होगा, अभी कई सारे तो छोड़ रहे हो, मतलब सारे के सारे तो छोड़ नहीं रहे होंगे, एक अच्छा खासा वर्ग होगा। बट इज ओनली गोइंग टू कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग। नहीं, दो जगहें बताई गई हैं कि लेबर कहाँ क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर छोड़ रहा है, चलो ठीक है। जा कहाँ रहा है, अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग में। एक होती है रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग जो फॉर्मल सेक्टर हो गया, और एक होती है अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो बात है कि लेबर जा रहा है अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग में और कंस्ट्रक्शन में, चलिए ठीक है। विच आर नॉट मार्केटली बेटर जॉब्स, नॉट मार्केटली बेटर जॉब्स, ठीक है, ये बेटर जॉब्स काम आएगा आपके अभी। सर्विसेज वेयर लेबर टेंड्स टू बी मोस्ट प्रोडक्टिव आर नॉट जनरेटिंग द एडिशनल जॉब्स द कंट्री नीड्स। चलिए जीडीपी का एनालिसिस आप पढ़ते हैं, तीन सेक्टर बेसिकली बताए जाते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। सर्विसेज को लेबर के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव माना जाता है, बट सर्विस सेक्टर जो है वो एडिशनल जॉब्स जनरेट नहीं कर रहा है। एडिशनल जॉब्स जनरेट नहीं कर रहा है, इस शब्द को समझो, देखो शब्दों से पकड़ो, लोग पैसेज यहां से सॉल्व होते हैं। एडिशनल जॉब्स जनरेट नहीं कर रहा मतलब कि जितनी कर रहा है उतनी तो कर रहा है, लेकिन कोई एडिशन नहीं हो रहा है, रिडक्शन भी तो नहीं हो रहा ना। यहां पे अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज रिडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन एडिशन भी नहीं हो रहा है, बढ़ा भी नहीं रहा है। नॉट जनरेटिंग द एडिशनल जॉब्स द कंट्री नीड्स। पैसेज देखो अभी तक कहां कहां पे चला है, बात की एग्री सेक्टर की, एग्री सेक्टर को छोड़ के दो जगहों पे जा रहा है, अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, दो जगहों की बात हो गई। आगे बताया जा रहा है कि भाई सर्विसेज जो है नो एडिशनल जॉब्स, ठीक है, कोई एडिशनल जॉब्स नहीं आ रही, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे की कहानी, अब जो इम्प्लीकेशन वाला पार्ट अभी मैं आपको बता ही चुका हूं, यहां से स्टार्ट होगा। इंडिया विल नीड 24 मिलियन जॉब्स, 20 मिलियन और सो जॉब्स ओवर द नेक्स्ट डिकेड। एक सेकेंड, मैं एक गोला है, इसको मैं बता देता हूं कि ये गोला मैंने बनाया है 24 मिलियन जॉब्स के लिए, इस पूरा गोला। ठीक है, आप डेटा इंटरप्रिटेशन तो करते होंगे, सर्कल सर्कल बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, गोला भी तो अच्छा ही है, हिंदी है। ये 24 मिलियन है। द न्यू सेक्टर ई कॉमर्स कैन बेस्ट क्लोज ओनली हाफ द जॉब्स गैप। अब इंडिया को जो 24 बिलियन जॉब चाहिए उसमें से 12 मिलियन जो है वो कौन ला सकता है, ई कॉमर्स, न्यू सेक्टर है। ठीक है, एक अच्छा है, अच्छी बात है ना। 12 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 20 लाख, 10 मिलियन क्या होता है, 1 करोड़ होता है ना, तो 12 मिलियन कितना हुआ, 1 करोड़ 20 लाख, 24 मिलियन 2 करोड़ 40 लाख। तो बोले इंडिया विल नीड
24 मिलियन जॉब सोर्स, हाँ ठीक है, और ई कॉमर्स जो है हाफ द जॉब गैप्स भर सकता है। ओनली दो सेक्टर्स दैट ड्राइव डोमेस्टिक डिमांड सच एस हेल्थ एंड एजुकेशन कैन कंफर्टेबली फिल द अदर हाफ्स। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन जो है ये डोमेस्टिक डिमांड जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कि जो हेल्थ और एजुकेशन है वो हमारी डोमेस्टिक डिमांड को ड्राइव करेंगे और वो ये अदर हाफ को कंफर्टेबली भर सकते हैं। कैन कंफर्टेबली फिल द अदर हाफ, क्या बोल रहे हैं, कैन कंफर्टेबली फिल द अदर हाफ। ठीक है, अब आते हैं हम आगे हमारे ऑप्शंस पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंप्लाइड इन द पैसेज। ठीक है, strong measures need to be taken to reduce the rural to urban migration of labor। पहली बात तो ये है कि पैसेज इस बारे में बात नहीं कर रहा है, पैसेज बात कर रहा है जॉब्स जॉब्स और जॉब्स, कि जॉब्स फिल कैसे करनी है, जॉब्स कहाँ पे है कहाँ नहीं है, कहाँ पे प्रोडक्टिव हो रहा है कुछ, कहाँ पे नहीं हो रहा है, कहाँ पे कोई बेटर फील मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा है, जॉब से जुड़ा बात हो रही है जॉब्स की। माइग्रेशन हो रहा है रूरल से अर्बन, मान लो अर्बन से रूरल हो रहा होता, उससे पैसेज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कहीं पे भी ये बात इंप्लाइड नहीं है। और पहली बात तो आप रोक भी नहीं सकते, और अगर आप रोक सकते होते तब भी पैसेज इस बारे में बात नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए गया। द वर्किंग कंडीशन इन कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। क्लास में ज्यादातर स्टूडेंट बी के साथ जाते हैं यहाँ पर, तो मैं उनको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बी को सही क्यों मान रहे हैं, तो कहते हैं सर जो अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग है, पैसेज में कहा गया ना कि एग्रीकल्चर छोड़ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो आप समझ लीजिए ना कि, और कहा भी है कि विच आर नॉट मार्केटली बेटर जॉब्स, नॉट मार्केटली, मैं जानबूझ के लिख दे रहा हूं। अच्छा, तो वो एकदम कंक्लूड हो जाते हैं, खुश कंक्लूड कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं। फिर मैं उनको एक बात पूछता हूँ कि चलो कि वर्किंग कंडीशन इंप्रूव करना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है, तो बोलते हैं हाँ। मैंने उनको एक बात पूछा कि पहली बात तो पैसे जॉब्स के बारे में है, ठीक है, वो मेन एलिमेंट तो यहाँ पर मिसिंग है, बट जॉब्स के बारे में, पर फिर हम इसको भी तो अच्छे से देखते हैं। मैं इनको एक बात पूछता हूँ कि पैसे क्या जॉब की कंडीशन के बारे में बात कर रहा है, तो उस पर थोड़ा सा मौन हो जाते हैं। फिर मैं आगे उनको पूछता हूँ कि चलिए आपका कोई फ्रेंड है, वो कहीं जॉब के लिए कहीं जॉब करता था, अब उसने अपनी जॉब शिफ्ट की, किसी दूसरी जगह जॉब करने लगा, और आपको पता चला और आपने उससे कॉल लगाया या आप उससे मिले, आपने उससे पूछा क्या बात है भाई, नई जगह जॉब की, क्या बात है, बहुत बेटर होगी ना जॉब, बहुत अच्छा होगा कुछ, और वो रिप्लाई करे बेटर तो नहीं है। अगर उसने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, बेटर तो नहीं है, तो क्या वो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि वर्स है, वो ऐसा कह रहा है कि उसके कंपैरिजन में बेटर नहीं है, इसका मतलब उसके जितनी हो सकती है उससे ज्यादा अच्छी नहीं है। देखिए उससे ज्यादा अच्छी तो नहीं है, बेटर नहीं है उसने बोल दिया, क्या उससे कम अच्छी है या उसके जितनी ही अच्छी है, इन दोनों में से कुछ भी मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं। तो ये दूसरा ऑप्शन भी गया। तीसरा, सर्विस सेक्टर हैज बिन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान से देखिए, पैसेज में जो कहा गया उसका अपोजिट एंड रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी हुई है। जो यूनिवर्सल रूल्स मैंने 9 सिखाए थे, वो 9 रूल्स में जो रणछोड़ 9वां रूल्स था, उसमें रणछोड़ में नहीं बट अपोजिट एंड रॉन्ग इंफॉर्मेशन वाला जो रूल था, उसमें मैंने साफ बताया है कि सर्विसेज सेक्टर जो ये बोल रहा है कि भी रिड्यूस करे, रिड्यूस नहीं कर रहा है। मैंने कहा था ना आपसे कि मैंने ये पैसेज डिस्कस करते समय भी आपको कहा था कि जो सर्विस सेक्टर है उसके बारे में कहा जा रहा है कि भी वो सॉल्व नहीं, एडिशनल जॉब जनरेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है ये है जितने कर रहा था उतने तो कर ही रहा है ना, यही मतलब निकला ना। उसे कम कर रहा है ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते। प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर रहा है या बढ़ा रहा है,
इन दोनों में से कोई भी बात दावे के साथ नहीं कही जा सकती। तो एक चीज तो है कि सॉल्व कर रहा है, ये बात चली, सॉल्व कर रहा है ये तो नहीं है ना। रिड्यूसिंग, रिड्यूस थोड़ी नहीं कर रहा है, मेंटेन है, रिड्यूस नहीं कर रहा। अगर जॉब्स बढ़ रही होती तो रिड्यूस हो रहा होता। ये भी गया अपोजिट एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, पैसेज में तो उल्टा दे के रखा है। इंक्रीज सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज इंपेरेटिव फॉर लार्ज स्केल जॉब जनरेशन। देखिए, लार्ज स्केल जॉब जनरेशन जो है उसके बारे में तो पैसे डिस्कस कर रहा है, और बच बचा के ये ऑप्शन बचा है, हमें खुद को कन्विंस कर लेना होगा। लेकिन कोई और भी इससे मिलता जुलता ऑप्शन होता तो ऐसे में आप क्या करते? आपको तो पता होना चाहिए लॉजिक कि सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। चलिए लॉजिक जानते हैं। सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, सबसे पहली बात तो ये सोशल सेक्टर क्या है? हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो बात ये हो रही है कि हेल्थ जो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग है उसके बारे में पैसेज में जिक्र है, और किस तरह से है। मैंने आपको इम्प्लीकेशन से जुड़ा एक अच्छा एग्जांपल दिया था कि अगर मैं आपसे ये पूछता हूं शुरुआत में, वीडियो के शुरुआत में, कि आप खाना आपको बनाना आता है, तो इसका उत्तर आता है हाँ या ना। लेकिन मैं आपको खाना बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, है ना, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक वैसे ही अब आगे बढ़ते हैं। भाई मैं आपसे, हम लोग कहीं गए हैं और उस मोमेंट पे मैं आपके पास आया और कहा कि यहाँ सभी भूखे हैं और एक अकेले तुम ही हो जिसको खाना बनाना आता है, और ये बोल के मैं चुप हो गया, तो क्या अब मैं आपको खाना बनाने के लिए कह रहा हूँ? कह रहा हूँ बट बिटवीन द लाइंस, ओपनली नहीं। ये इसमें ये बात इंप्लाइड है, मैंने आपको डिटेल में शुरुआत में एक्सप्लेन किया था, फिर से देख लीजिएगा। तो बात हो रही है जो 24 मिलियन जॉब्स का जो मैंने गोला बनाया था 24, उसमें से 12 मिलियन जो है वो कौन भर सकता है? ई कॉमर्स, और एक अकेले तुम ही हो हेल्थ एंड एजुकेशन यानी कि सोशल सेक्टर, जो ये कंफर्टेबली 12 बिलियन का रिमेनिंग जॉब गैप भर सकते हो। तो ये जॉब गैप भरो। बिटवीन द लाइंस ये कहा जा रहा है, इंप्लाइड है कि ये जॉब गैप भरो। एक अकेले तुम ही हो जिसको खाना बनाना आता है, खाना बनाओ। एक अकेले तुम ही हो जिसको जॉब गैप फिल करना आता है, जॉब गैप फिल करो। इंप्लाइड है कि इंक्रीज सोशल सेक्टर स्पेंडिंग बढ़ाओ इज इंपेरेटिव फॉर लार्ज स्केल जॉब जनरेशन। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है, आज का हमारा लेक्चर ये यहीं पर कंक्लूड होता है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस सीरीज़ को बहुत प्यार देंगे और हमारे काम की सराहना करेंगे और आगे भी इसे और फैलाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अच्छा लगा है तो कमेंट करेंगे, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि आगे और मैं ऐसे वीडियोस लेकर आऊँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।